स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो आज जब भी हम साउथ कोरिया की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्विक पॉइंटर्स क्या आते हैं कि सैमसंग और Hyundai जैसी बड़ी कंपनीज इसी देश से निकली हैं। अपने कोरियन कल्चर की वेव पूरी दुनिया भर में चल रही है। सेमीकंडक्टर मार्केट्स में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एंड यहाँ की तो गवर्नेंस भी डिजिटल हो चुकी है। बट अब यही देश आज से 100 साल पहले यदि इसकी स्थिति को देखा जाए तो शायद जो स्थिति उस समय पर थी, शायद ये देश मैप पर एग्जिस्ट भी नहीं करता, साउथ कोरिया नाम का कोई देश भी नहीं होता। क्योंकि 1910 में ये पर्टिकुलर रीजन, कोरिया रीजन, यहाँ पर कॉलोनाइज किया गया था जापान द्वारा। एंड जो उस समय पर जापान की इंपीरियलिज्म वेव चल रही थी तो उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ किसी रीजन, किसी देश को एक्वायर करने का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि वहाँ के लैंड, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करना है। नहीं, उसके बियॉन्ड ये चाहते थे कि उस रीजन की, चाहे वो कल्चरल आइडेंटिटी हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो या किसी भी प्रकार की इकोनॉमिकल आइडेंटिटी हो, कंप्लीट तरीके से उसे वॉश आउट किया जाए एंड दोबारा से वहां पर एक जापानीज कल्चर एस्टैब्लिश किया जाए, जिसकी वजह से कोरिया में भी यहां पर फोर्सफुली जापानीज कल्चर को अडॉप्ट करने की यहाँ पर एक कंपल्शन रखी गई। स्कूल्स में जापानीज नेम्स अडॉप्ट करने के लिए कहा गया, जापानीज लैंग्वेजेस में चीज़ें पढ़ाई गई, जापानीज कल्चर के बारे में पढ़ाया गया एंड कोरियन कल्चर को कंप्लीटली एक वाइट वॉश करने का यहाँ पर कोशिश किया गया। एंड हालांकि ये एक्सप्लॉयटेशन इस कदर यहां पर बढ़ चुकी थी कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर जापानीज सोल्जर्स के लिए मिलिट्री ब्रॉथल्स यहां पर बनाए गए थे और वहां पर कोरियन वुमेन को यूज किया जाता था एज अ कंफर्ट वुमेन, एक सेक्सुअल स्लेव्स के तरीके से यूज करते थे। अब यही एक्सप्लॉयटेशन कहीं ना कहीं कोरिया सोच रहा होगा कि कब ये खत्म होगी। अब हालांकि 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग्स हुई तो हालांकि पूरा देश, पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ा कि ऐसा भी एक वेपन क्रिएट किया जा सकता है, ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट किया जा सकता है जो कि कंप्लीटली लाइफ्स को यहां पर वॉश आउट कर सकता है, वाइप आउट कर सकता है। बट शायद उस समय पर कोरिया के लोगों के लिए एक राहत भरी सांस रही होगी कि अब हमारे ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी वो फाइनली यहां पर एंड हुई है। तो 35 साल का एक्सप्लॉयटेशन फाइनली जाके इन 2 हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग्स की वजह से वहां पर खत्म हुआ। तो बेसिकली इस पूरे एक ट्रैजिक इवेंट में जो सिल्वर लाइनिंग थी, वो सिल्वर लाइनिंग सिर्फ और सिर्फ कोरिया के लिए थी। बट उसके बाद कैसे ये देश का विकास हुआ, कैसे ये देश आज इतनी सिग्निफिकेंस प्रेजेंस होल्ड करता है ग्लोबल इकोनॉमी में, चाहे वो एक्सपोर्ट्स के केस में हो, टेक मॉडर्नाइजेशन के केस में हो या कल्चरल एक्सपोर्ट्स के केस में हो, आइए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे कोरियन वॉर हुआ, क्या उसमें इंडिया का रोल था और उसके बाद भी किस प्रकार से इस देश ने अपने आप को आज अपने पैरों पर यहाँ पर खड़ा किया है, एक मेजर पावर हब के तरीके से यहाँ पर काम करता है, स्टार्टअप्स वहाँ पर अपना प्रेजेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो सारे पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे एंड इन द एंड इंडिया क्या सीख सकता है इस पर्टिकुलर ग्रोथ स्टोरी से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो इस कोरिया रीजन में जितने भी जापानी सोल्जर्स थे, अब उनका यहां पर सरेंडर लेना था। उसके लिए 30th पैरेलल का एक लाइन यहां पर ड्रॉ किया और उसमें बोला गया कि नॉर्थ जोन जो है वो नॉर्थ कोरिया, जो बाद में बना भी, कि नॉर्थ जोन या नॉर्थ कोरिया जो है वहां पर यूएसएसआर, सोवियत यूनियन उस समय पर जापानी सोल्जर्स का सरेंडर लेगा एंड साउथ जोन में, मान लें कि साउथ कोरिया में यूएस यहां पर बेसिकली उस प्रकार से अपना काम करेगा और उनके द्वारा यहां पर जापानी सोल्जर्स का सरेंडर लिया जाएगा। बट अब धीरे ही धीरे कोल्ड वॉर का इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया और एक 2 आइडेंटिटीज, 2 रिजीम्स यहां पर क्रिएट हो गए और दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट कि असली कोरिया को कौन रिप्रेजेंट करता है। एंड धीरे बढ़ते बढ़ते यहां पर लोगों के एक नई आइडेंटिटी डेवलप होने लग पड़ी कि हम नॉर्थ कोरियंस हैं, हम साउथ कोरियंस हैं। और वहां से ये 2 रीजन्स अलग अलग डेवलप हो गई, जहां पर 30th पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए एक टेम्पररी लाइन ड्रॉ की गई थी, वो परमानेंट होती जा रही थी। अब हालांकि चीजें बैक टू नॉर्मल आ रही थी, बट वहीं पर 1950 में फिर नॉर्थ कोरिया ने यहां पर इन्फिल्ट्रेट कर लिया इस पर्टिकुलर लाइन को और साउथ कोरिया की तरफ उन्होंने मूव किया और फिर से भैया इस रीजन के लिए एक नया वॉर वाला सिचुएशन यहां पर क्रिएट हुआ, जहां पर रीजन दोबारा से बाउंस बैक कर रहा था। वहां के लोग अपनी लाइफ को दोबारा से बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। एक नया वेव ऑफ वॉर ने फिर उन्हें यहां पर डिसरप्ट कर दिया। उनकी पूरी जो नई सेविंग्स थी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड जो किया जा रहा था, उसे यहां पर कंप्लीटली डिसरप्ट कर दिया। अब हालांकि इस कोरियन वॉर की जो प्रेजेंस थी ये धीरे धीरे और बढ़ती गई कि वहां से अगेन यूएस ने इंटरवीन कर दिया साउथ कोरिया की तरफ से, फिर चाइना वहां से आ गया नॉर्थ कोरिया की तरफ से। तो मतलब अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और एक नया वॉर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हालांकि 51-52 में एक स्टेलमेट वाली पोजीशन यहां पर आई।
बट कंसर्न क्या था? कंसर्न ये था कि जितने भी प्रिजनर्स ऑफ द वॉर हैं उन्हें किस तरीके से यहाँ पर हैंडल किया जाएगा। कुछ कह रहे हैं, जो नॉर्थ कोरिया के वो कह रहे हैं कि उन्हें नॉर्थ कोरिया नहीं जाना, कुछ साउथ कोरिया के जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें साउथ कोरिया में नहीं जाना। तो कैसे इन्हें हैंडल किया जाए? तो वहीं पर बहुत सारे नेगोशिएशंस चलती गई, बहुत कुछ हुआ। बट यहाँ पर एक ऐसा देश था जिसने अभी रिसेंटली खुद आज़ादी यहाँ पर हैंडल करी है, खुद आज़ादी यहाँ पर हासिल करी है, और वही देश यहाँ पर इस बड़े वॉर को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए या इसे रिजॉल्व करने के लिए आता है, दैट इज द इंडिया। जी हाँ, हमारे भारत द्वारा इस पर्टिकुलर वॉर को एक तरीके से फाइनली हम कह सकते हैं रिजॉल्व करने के लिए एक मेजर रोल प्ले किया गया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो पैरामेडिकल का स्टाफ था, है ना, 60 पैरा का, उन्होंने यहाँ पर अपनी बहुत सारी मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करी। बट साथ के साथ यहाँ पर जनरल के.एस. थमैया, है ना, उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और यहीं पर एक आपका न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन बनाया गया। अब इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं उन सभी को यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमीशन के पास लाया जाए, दोनों रीजन्स के, सभी की काउंसलिंग की जाए, सभी से पूछा जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने नॉर्थ कोरिया सजेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने साउथ कोरिया को सिलेक्ट किया और उन्हें वहां भेज दिया गया। बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि हमें दोनों में से कहीं पे भी नहीं जाना, उनको बाकी देशों में असाइलम लाया गया। बट इस पूरे प्लान को यहाँ पर स्ट्रक्चराइज किया गया इंडिया द्वारा, इंडिया के जनरल के.एस. थमैया द्वारा यहाँ पर किया गया, और इन्हीं के द्वारा इस न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन को हेड भी यहाँ पर किया गया था। तो कैसा रोल इंडिया ने जो यहाँ पर प्ले किया इस वॉर को रुकवाने के लिए, अभी खुद रिसेंटली अपनी आज़ादी हासिल करी थी, एंड फाइनली जाके 53 में आपका आर्मिस्टिस यहाँ पर साइन हुआ, कोरियन डिमिलिटराइज्ड जोन यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया। एंड उसके बाद से हालांकि कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहा, बट अब उसके बाद से एक नई वेव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। बट अभी भी अगर इस रीजन को ऑब्जर्व किया जाए, इस रीजन की जो जीडीपी पर कैपिटा थी उन समय में 1950-1960 में वो इस कदर कम थी कि अगर उसे हम केन्या के साथ भी कंपेयर करें तो उससे भी कम देखने को मिलती है। अब इसके रीजंस यहाँ पर क्या थे कि जैसे ये देश यहाँ पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने की शुरुआत हुई थी, और जो पहले प्रेसिडेंट भी यहाँ पर थे सिंगमन री, राइट, तो सिंगमन री ने यहाँ पर काम करना शुरू किया, बट कुछ मेजर काम नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही काम कर रहे थे। एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर हो भी रही थी उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यूएस द्वारा था। यूएस बहुत सारी फंडिंग, बहुत सारा एड यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा था। सो इट वाज नॉट समथिंग जो कि यहाँ पर साउथ कोरिया खुद से अपना बिल्ड कर रहा है। अब यहाँ जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रहेगी, नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाएंगी, तो उसी वजह से उस समय पर 1960 में एक अप्रैल रेवोल्यूशन यहाँ पर आया कि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे सड़कों पर आ गए, जिन्होंने कहा कि भैया हम इस प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट हों, नई इंडस्ट्रीज यहाँ पर क्रिएट की जाएं। और देखते देखते यही जो अप्रैल रेवोल्यूशन था एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, है ना, कि वहाँ की आर्मी, वहाँ की पुलिस को फिर उस प्रकार की फायरिंग्स यहाँ पर करनी पड़ी, बहुत मेजर वायलेंस भी यहाँ पर देखने को मिला, बहुत लॉस ऑफ लाइफ भी यहाँ पर हुआ। बट फिर 1960 में ही यहाँ पर एक मेजर कू होते हुए जनरल पाक चुंग ली ने यहाँ पर अपनी पावर को अज्यूम कर लिया कि भैया मैं प्रेसिडेंट हूं यहाँ पर, मैं इस देश को यहाँ पर चलाऊंगा। तो इस मिलिट्री कू के चलते एक नया इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पर एस्टैब्लिश होता है कि जहां पर मिलिट्री लेड कैपिटलिज्म की अप्रोच यहां पर फॉलो की गई। और इन्होंने जब साउथ कोरिया को ऑब्जर्व किया और देखा कि यार मेरे पास क्या है, तो उन्होंने देखा आसपास समंदर है और ऊपर नॉर्थ कोरिया है जिससे मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, बल्कि उससे मुझे तो और बचना है, उसके लिए भी मुझे अपना डिफेंस का एक्सपेंडिचर यहां पर क्रिएट करके रखना है। तो उनको लगा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है जो कि मैं यहां पर कर सकता हूं, दैट इज द एक्सपोर्ट्स, कि मैं दुनिया भर को यहां पर चीजें बेचूं तब जाके मैं यहां पर पैसा कमा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ना ही उस प्रकार के रिसोर्सेज है, ना ही उतनी लैंड है, और ना ही उस प्रकार का कोई पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी यहां पर इन्फ्यूज्ड है जिसको मैं यूज कर सकूं। और इनके द्वारा फिर फोकस किया गया कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ यहां पर की जाएगी, कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस यहां पर रखेंगे। और वहीं से डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल यहां पर फॉलो किया गया। 5 ईयर प्लान्स इन्होंने यहां पर तैयार किया, अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया, एंड जितनी भी कंपनीज यहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज के ऊपर फोकस कर रही थी उनको मेजर तरीके से टैक्स ब्रेक्स भी दिए गए। एंड सबसे फंडामेंटल जो चीज यहां पर की गई कि अगर कोई इंडस्ट्री किसी प्रकार का काम कर रही है, उसको यहां पर टैक्स ब्रेक्स भी चाहिए, उसको कैपिटल भी चाहिए, तो उसको कैपिटल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। उसके लिए पॉलिसी भी वहां पर सेपरेटली डिजाइन की जा रही है, पॉलिसी का वैल्यूएशन भी खुद से स्टेट यहां पर कर रहा है। तो जो मिलिट्री कंट्रोल स्टेट था उसका जो एक रोल था वो यहां पर कैसे था कि स्ट्रेटेजिस्ट भी खुद है, वो बैंकर भी खुद है, वो जज भी खुद है कि भैया कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा। तो हालांकि ये कोई हम ऐसा नहीं कह सकते कि भी आपका फ्री मार्केट कैपिटलिज्म था, नहीं, इट वाज नॉट अ फ्री कैपिटलिज्म,
है ना, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म नहीं था, इट वाज बेसिकली स्टेट लेड स्ट्रेटेजी, जहां पर जिन जिन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उन सेक्टर्स के ऊपर बेट लिया जाएगा, उनको मेजर कैपिटल भी दिया जाएगा, उनको टैक्स ब्रेक्स भी दिए जाएंगे और वहां पर लोगों को मोबिलाइज भी किया जाएगा कि आप यहां पर काम कीजिए एंड बढ़ चढ़ के आगे चल के अपने एक्सपोर्ट्स के रेवेन्यू जनरेट करते हुए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट भी कीजिए। बट फिर यहां पर अगेन जनरल साहब को लगता है यहां पर कि यार सिर्फ और सिर्फ इतने से तो बात नहीं बनेगी, मुझे यहां पर और प्लेयर्स यहां पर चाहिए, खासकर स्ट्रांग प्लेयर्स यहां पर चाहिए जो कि उस प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ में और मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। और वहीं पर आते हैं चायबोल। अब चायबोल बेसिकली क्या है, जो आपके फैमिली रन कॉन्ग्लोमरेट्स, जो बड़ी कंपनीज उस समय पर, अब तो बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं बट उस समय पर भी कोरिया, साउथ कोरिया के हिसाब से ये भी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस वहां पर होल्ड करते थे। सैमसंग, ह्यूंडई, एलजी, एसके, इन सभी का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस था। अब सैमसंग के केस में अगर हम बात करें, है ना, इट वाज अ काइंड ऑफ सुपरमार्ट, ट्रेडिंग का ये काम करते थे। ह्यूंडई केस में शिप बिल्डिंग में यहाँ पर इन्वॉल्व थे या कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो इनको यहाँ पर और फोकस दिया गया कि भैया आपके पास थोड़ा बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर और एक्टिविटीज में परफॉर्म कीजिए एंड सिग्निफिकेंट तरीके से अपना स्केल, स्पीड और सिस्टमैटिक रिस्क को फॉलो करते हुए आपको मैं कैपिटल प्रोवाइड करूंगा, आपको चीप लोन्स यहां पर मिलेंगे, आपको उस प्रकार की डोमेस्टिक प्रोटेक्शन भी यहां पर मिलेगी। बट आपको क्या करना है, आपको रूथलेस तरीके से एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस यहां पर दिखाना है। और इन सभी कंपनीज ने, जैसे स्टेट, जो फैमिली लेड कंपनी थी, फैमिली ड्रिवन कंपनीज जो थी, है ना, जिसको चायबोल यहां पर नाम यूज किया जाता है इन कंपनीज के लिए, इन सभी कंपनीज द्वारा सिग्निफिकेंट तरीके से यहां पर काम भी किया गया और इस कंप्रेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहां पर और आगे बढ़ाया गया और मेजर तरीके से इन्होंने अपने एक्सपोर्ट के पोर्टफोलियो को यहां पर डाइवर्सिफाई किया। तो एग्रेसिव तरीके से यहां पर आपकी जो स्टेट बैक्ड फैमिली पार्टनरशिप्स यहां पर डेवलप की गई, स्केल प्लस स्टेट सपोर्ट यहां पर दिया गया, जिसकी वजह से मेजर तरीके से इन्होंने नए से नए प्रोडक्ट्स यहां पर क्रिएट किए। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं किया, दे ऑल्सो रियलाइज कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर लो वैल्यू प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो कल को कोई आके हमें रिप्लेस कर देगा। तो हमें विद टाइम अपने आप को इवॉल्व करना है एंड बेहतर से बेहतर तरीके से हाई टेक इंडस्ट्री की तरफ यहां पर मोबिलाइज करना है, ताकि हम लो वैल्यू गुड्स तो यहां पर बनाएंगे बट हाई टेक गुड्स भी यहां पर बनाने हैं, कि जहां पर पहले वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल या फिर छोटे मोटे आपके विग्स वगैरह यहां पर बना के एक्सपोर्ट करते थे, उन्होंने शिप बिल्डिंग करने का काम शुरू किया, सेमीकंडक्टर्स बनाने का यहां पर काम करना शुरू किया और अपना जो एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो था उसे विद टाइम यहां पर वो इवॉल्व करते गए। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न यहां पर क्रिएट हुआ कि इन्हीं कंपनीज के ऊपर सरकार की डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, इनका बहुत हैवी डेट भी यहां पर हो गया। हालांकि पावरफुल ग्रुप्स यहां पर एस्टैब्लिश हो गए बट इसकी वजह से छोटी कंपनीज फिर यहां पर उतना काम नहीं कर पाई और इन पावरफुल ग्रुप्स का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी यहां पर बढ़ता गया। बट ओवरऑल अगर देखा जाए विद टाइम, जहां पर पहले विग्स और टेक्सटाइल्स के ऊपर काम करते, फिर उन्होंने हेवी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम किया, फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम किया, वो आगे चलते हुए समय में एडवांस टेक के ऊपर आ गए। 21st सेंचुरी में तो इन्होंने जब एंटर किया तो एक मेजर तरीके से एंटर किया कि जी हाँ, वी आर द हब ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, हम यहाँ पर नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं और दुनिया भर में उन चीजों को यहाँ पर बेचना चाहते हैं। बट अब इन्हीं पर्टिकुलर कॉन्ग्लोमरेट्स जो प्रेजेंस है अगर देखी जाए 2008 से लेकर 2011 तक, तो अगेन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी साउथ कोरिया की जीडीपी का 70% यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनीज का 40%, एम्प्लॉयमेंट का 5%। तो एक सिग्निफिकेंस प्रेजेंस भी यहाँ पर इनके पास आ गई, एक कंट्रोल, एक डोमिनेंस भी यहाँ पर आ गया, जो कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनके लिए कंसर्न भी बन जाता है। आज भी बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहाँ पर कुछ ही कंपनीज की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ जो यहां पर चाहिए थी वो डेफिनेटली इस मॉडल के थ्रू यहां पर इंश्योर की गई। बट क्या सिर्फ और सिर्फ नई से नई चीज बनाना ही ऑब्जेक्टिव था? नहीं, इन्होंने इस चीज को भी हाईलाइट किया कि हां, हमें मॉडर्नाइजेशन के ऊपर तो फोकस करना ही है, बट उस मॉडर्नाइजेशन को करने वाला है कौन? इंडियन देश बनता किससे है? देश तो बनता लोगों से ही है ना। तो वहां पर अगर लोगों को ही इवॉल्व नहीं किया, लोगों का ही कैपिटल बिल्ड नहीं किया, तो क्या देश लंबे समय तक एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉलो कर पाएगा? जी नहीं। तो यहां पर भी ह्यूमन कैपिटल को एज एन अल्टीमेट इंजन यहां पर यूज किया, राइट। यहां पर साउथ कोरिया द्वारा वास्ट बेस क्रिएट किया गया अपने इंजीनियर्स का, अपने टेक्नीशियंस का, एंड इट वाज बेसिकली थ्रू एन इंटेंस ऑब्सेसिव एजुकेशनल कल्चर जो कि डिजाइन किया गया ताकि हम एब्जॉर्ब कर सकें, मेंटेन कर सकें एंड इवेंचुअली इंपोर्टेड टेक्नोलॉजीज को यहां पर रीडिजाइन करके फिर एक्सपोर्ट कर सकें। एंड दैट वाज समथिंग जो कि वहां के ह्यूमन कैपिटल द्वारा किया गया। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर देखा जाए, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज यहां पर अपने आप को ट्रांजिट कर रही थी कि पहले आपका एग्रीकल्चर या टेक्सटाइल ड्रिवन था, फिर इन्वेस्टमेंट ड्रिवन यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ आई, फिर इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ आई, तो जैसे जैसे इकोनॉमिक मॉडल्स यहां पर शिफ्ट करते गए वैसे वैसे भैया जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन था वो भी उसी तरीके से यहां पर पिवट करता गया।
कि जहां पर पहले आपका R&D के ऊपर फोकस किया जा रहा है, टेक्निकल और वोकेशनल स्कूल्स हैं, फिर नेशनल R&D प्लान यहां पर डेवलप किया गया, प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव्स यहां पर R&D में निकाले गए, फिर ई-गवर्नेंस मॉडल डेवलप किए गए, फिर यूनिवर्सिटीज का लीडिंग रोल यहां पर रखा गया। तो विद टाइम R&D के ऊपर और फोकस किया गया और उस R&D के साथ साथ जो कोरिया की नॉलेज इकोनॉमी थी उसे भी साथ साथ में ग्रो किया गया। ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तो एक तरीके से देखा जाए एक क्लियर कट गोल था कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम करना है, नई से नई चीज के ऊपर काम करना है, और साथ के साथ जो हमारे देश का पोटेंशियल है, हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें यहां पर मॉडर्नाइज करना है, उनकी कैपेबिलिटीज को यहां पर एनहांस करना है। एंड एज अ रिजल्ट अगर देखा जाए जो उनके द्वारा ग्रॉस एक्सपेंडिचर किया जाता है अपने R&D के ऊपर, तो भैया बहुत सारे देशों से काफी सिग्निफिकेंटली हाई देखने को मिलता है, राइट। एंड एज कंपेयर टू अगर हम इस देश की भी बात करें जो ग्रॉस R&D के ऊपर एक्सपेंडिचर था, तो इट वाज नॉट समथिंग जो कि सरकार ही यहां पर कर रही थी, नहीं, यहां पर कंपनीज द्वारा मेजर तरीके से R&D के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा था। सो दैट इज समथिंग जो कि इंडिया के केस में बहुत ज्यादा करंटली क्रूशियल है कि इंडिया में भी हमें भी इस प्रकार की प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन यहां पर चाहिए। तो यहां पर R&D को एक पिवटल पॉइंट मानते हुए अपनी नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल यहां पर फॉलो किया गया। एंड देखते देखते फास्टेस्ट जो आपकी ब्रॉडबैंड फैसिलिटी है, साउथ कोरिया एक ऐसा देश यहां पर बन गया है ना कि वन ऑफ द फास्टेस्ट इंटरनेट्स आपके इसी रीजन्स में चलते हैं। एंड बाय द अर्ली 2000s आल्सो साउथ कोरिया हैड सम ऑफ द हाईएस्ट ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन, है ना, कि फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड्स ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने 5G को यहां पर रोल आउट किया नेशन वाइड लेवल पर, इट वाज ओनली द साउथ कोरिया। तो ये कोई रातों रात डेवलप नहीं हुआ है मॉडल, ये रातों रात हाई स्पीड अचीव नहीं की गई हैं, ये बहुत सालों का एक प्रयास था, बहुत सालों की एक एफर्ट थी, जिसके चलते ये फाइनली मॉडल यहां पर डेवलप किया गया। और यही डिजिटल बैकबोन जो यहां पर क्रिएट हुई, इसकी वजह से दो चीजों का इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ा। पहली चीज, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उनको और प्रोडक्टिव यहां पर बना दिया गया, बट साथ के साथ इसी डिजिटल बैकबोन के चलते यहां पर नए सेक्टर्स इमर्ज हुए, ऑनलाइन गेमिंग, फिनटेक, डिजिटल कंटेंट, प्लेटफॉर्म बिजनेस, ताकि सिर्फ और सिर्फ यहां पर गुड्स को ही एक्सपोर्ट ना किया जाए, बट कि यहां पर सर्विसेज और एक्सपीरियंसेस को भी एक्सपोर्ट किया जाए। और वही कोरियन कल्चर के एक्सपोर्ट को भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक सिंपल सा पॉइंट यहां पर आप सभी के लिए, कि यहां पर जो पर्टिकुलर अब जो डोमिनेंस हम समझ पाते हैं साउथ कोरिया की, वो AI के केस में बढ़ती जा रही है। दैट व्हेन इट कम्स टू मेमोरी चिप्स, तो उसमें साउथ कोरिया का एक बहुत सिग्निफिकेंट डोमिनेंस है, कि जहां पर अगर हम देखें कि जो आपकी मेमोरी चिप की मार्केट है, तो उसमें डोमेस्टिक फर्म्स जो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स, ये होल्ड करती हैं क्लोज टू 70% ऑफ द ओवरऑल मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी चिप्स। तो इन टर्म्स ऑफ AI रेस ऑल्सो इन्होंने बहुत आगे अपने आप को प्रोजेक्ट कर लिया है, राइट। तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां तक आपको जरूर डेवलप हुई हो कि किस तरीके से साउथ कोरिया ने अपने आप को इवॉल्व किया है। बट कि क्या कहानी पूरी हो गई? नहीं, यहां पर अभी कहानी और बची है। क्या कहानी है? कि पहली बात, किस प्रकार से वो कल्चर का जो एक मेजर सिग्निफिकेंस यहां पर बनता हुआ देखने को मिला, एंड क्या सरकार हमेशा से ही वो मिलिट्री रन सरकार रही है, तो उसको भी हम यहां पर समझेंगे। बट उससे पहले एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए, कि IMF द्वारा जो अपनी लैंडिंग यहां पर प्रोवाइड की जाती है अंडर द वेरियस एग्रीमेंट्स, वेरियस फैसिलिटीज, उससे रिलेटेड आपको एक सवाल दिया गया, पूछा जा रहा है कि भैया कौन सा स्पेसिफिकली डिजाइन है जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू द कंट्रीज जो कि स्ट्रक्चरल BOP क्राइसिस वहां पर फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए बताइए कौन सी फैसिलिटी यहां पर IMF यूज करती है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड क्यों इस सवाल को हमने डाला? बिकॉज साउथ कोरिया को भी फिर इसी प्रकार की किसी एक फैसिलिटी की वहां पर जरूरत पड़ी थी, और वो कब पड़ी थी वो भी हम जानेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इकोनॉमी या सब्जेक्ट में कोई भी चैलेंजेस, कोई भी कंसर्न्स फेस कर रहे हैं, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर प्रिपरेशन, या फिर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप का भी हिस्सा यहां पर बन सकते हैं। एंड करेंटली भैया होली की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और उसी पर्व पर, उसी उपलक्ष्य पर स्टडी IQ द्वारा अपने कोर्सेज पर 55% का आपको फ्लैट डिस्काउंट यहां पर ऑफर किया जा रहा है। एंड 2027 और 28 को मद्देनजर रखते हुए दोनों ही सालों के लिए कोर्सेज यहां पर रोल आउट कर दिए गए हैं। जो हमारा P2 इनिशिएटिव, इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी प्रिपरेशन है उसे यहां पर कवर किया जा सके, एंड सिग्निफिकेंट तरीके से यहां पर आपकी प्रिपरेशन को इंश्योर किया जाए कि आप बिल्कुल एग्जाम रेडी यहां पर हैं। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, नोट्स की, लाइव क्लासेस की, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन, मेंटरशिप, मॉक आंसर्स, एवरीथिंग दैट यू नीड, सब चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। एंड अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो जाइए चेकआउट कीजिए, ERG लाइव आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जितनी भी यहाँ पर ग्रोथ की बात यहाँ पर चल रही थी, तो सारी ग्रोथ में क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा था? नहीं। तो इनिशियली तो आपकी हायर ग्रोथ हमें देखने को मिली, एंड वो जो हायर ग्रोथ थी वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के अंडर देखने को मिली, जहां पर बहुत टाइट कंट्रोल था यूनियंस के ऊपर, लॉन्ग आवर्स यहां पर काम करने पड़ रहे हैं, बहुत कम वेजेस मिल रहे हैं, और उसी
एक तरीके से हम कहते हैं वो जो मिलिट्री रन कंट्रोल या जो अथॉरिटेरियन जो यहाँ पर गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा उस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स की थोड़ी एक्सप्लॉयटेशन भी यहाँ पर की गई, उनके पास ज्यादा राइट्स नहीं थे। पर जैसे जैसे यहाँ पर इकोनॉमी एक्सपैंड करती गई, मिडिल इनकम क्लास यहाँ पर एजुकेट होती गई, तो वहां पर डिमांड बढ़ने लग पड़ी डेमोक्रेसी की, और उस डिमांड को क्रश करना बहुत मुश्किल होता गया। और अगेन 1980 में 1980s में एक मैसिव स्टूडेंट ऑफ वर्कर्स का मूवमेंट यहां पर आया, जहां पर उन्होंने डिमांड क्रिएट किया कि हमें भी उस प्रकार के अब यहां पर राइट्स चाहिए। ठीक है, कि जो पर्टिकुलर जो आपका पूरा एक मॉडल था कि ग्रोथ पहले ले आइए, राइट्स बाद में आपको मिल जाएंगे, अब वो भैया मॉडल खत्म होने जा रहा था। बिकॉज अब यही थे कि अभी राइट्स हमें यहां पर मिलने चाहिए, अभी हमारे पास एक अच्छी प्रोस्पेरिटी के साथ साथ हमारे पास एक पॉलिटिकल वॉइस भी यहां पर होनी चाहिए। राइट, तो उसी वजह से हमने एक पर्टिकुलर टाइमलाइन यहां पर एस्टैब्लिश की कि आपके 60s to 70s के बीच में अथॉरिटेरियन डेवलपमेंट स्टेट यहां पर एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस रखा गया, एंड एज अ रिजल्ट रैपिड ग्रोथ रहा, बट डिसेंट यहां पर आपका सप्रेस्ड रहा। 80s में लिबरलाइजेशन अंडर प्रेशर यहां पर देखने को मिला, इंडस्ट्रियल मैच्योरिटी यहां पर आ चुकी थी, बट मास मोबिलाइजेशन होने लग पड़ा कि भैया अब हमें अपने राइट्स चाहिए, हमें यहां पर डेमोक्रेसी चाहिए। 1987 के बाद इलेक्टोरल डेमोक्रेसी यहां पर रखी गई, और फिर इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया गया, एंड इंस्टीट्यूशनल कंसोलिडेशन यहां पर की गई, ताकि अगेन जितने भी कंसर्न्स थे उन्हें यहां पर एड्रेस किया जा सके। बट एक चीज आपने शायद नोटिस की होगी यहां पर अभी तक, कि हालांकि ये 1980s का अगर ये समय आया भी था जब इतनी मेजर वेव आई थी कि हाँ जी जो राइट्स की बात यहां पर कंसर्न रेज किया गया था वहां के लोगों के द्वारा, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट जो इकोनॉमिक मॉडल था उसमें कोई चेंज नहीं आया। इकोनॉमिक मॉडल फिर भी वहीं का वहीं रहा कि एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना है, इंडस्ट्रियल मैच्योरिटी यहां पर अचीव करनी है, एंड फिर इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी के ऊपर यहां पर फोकस करना है। सो दैट वाज द आइडिया जो कि यहां पर अडॉप्ट भी किया गया। बट फिर 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का इंपैक्ट अगेन साउथ कोरिया के ऊपर भी पड़ा। अब जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को यहाँ पर इतने मैसिव उधार दे रखे हैं, भैया उन उधारों पर डिफॉल्ट होना शुरू लग पड़ा। एनपीए के क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिले, फॉरेस्ट रिजर्व डिप्लीट होते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने अपने हाउस होल्ड्स में जो गोल्ड इकट्ठा रखा हुआ था उसकी कलेक्शन ड्राइव भी यहाँ पर चली, ताकि इस प्रकार के क्राइसिस को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके। राइट, एक नेशनल सॉलिडारिटी यहाँ पर, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेशनल सॉलिडारिटी यहाँ पर देखने को मिली, तो उसकी वजह से कि गोल्ड कलेक्शन यहाँ पर की जा सके, और जितना गोल्ड हम अकोमोडेट करें उसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट रिजर्व्स को सप्लीमेंट किया जा सके। बट हालांकि फिर भी इस देश को यहाँ पर आईएमएफ के बेल आउट की जरूरत पड़ी, और उस समय पर आईएमएफ का बेल आउट इसलिए भी इंपॉर्टेंट था बिकॉज एक फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर एक मेजर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी देखने को मिले कि आईएमएफ इक्विवेलेंट टू आई एम फायर्ड, कि हमारे पास अब नौकरी नहीं है, तो इसलिए आईएमएफ यहां पर आ चुका है, आईएमएफ उस प्रकार का सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड करेगा। बट द पॉइंट इज कि अगेन उन क्राइसिस को जिस प्रकार से हैंडल किया गया, कि जैसे ही अगर हम 1998 के केस से 1999 पर जंप करें तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा जो जंप यहां पर आया है वो साउथ कोरिया की ही इकोनॉमी में आया। जो ग्रोथ रेट इन्होंने बाउंस बैक किया है इट वाज साउथ कोरिया, जिनके द्वारा बाउंस बैक यहां पर किया गया ऑफ ऑल द कंट्रीज जिनके ऊपर इस प्रकार के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का यहां पर इंपैक्ट पड़ा था। बिकॉज उस प्रकार का एक अडॉप्टिव मैकेनिज्म यहां पर डेवलप किया गया कि क्राइसिस आए हैं उसको इस तरीके से हैंडल किया जाएगा, बट जो अभी तक ओवरऑल इकोनॉमिक मॉडल है उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, इकोनॉमिक मॉडल को हम दोबारा से यहां पर रिवाइव कर लेंगे। सो दैट वाज द आइडिया जो कि अगेन बाकी कंट्रीज को भी यहां पर सीखना चाहिए साउथ कोरिया से। बट अब धीरे धीरे अब क्या देख रहे हैं कि अब साउथ कोरिया सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, अब वो यहाँ पर एक्सपीरियंस का एक्सपोर्ट कर रहा है, जहां पर आपके लिए इस प्रकार के टीवी शोज यहाँ पर आ चुके हैं, आपका म्यूजिक प्रेफरेंसेस यहाँ पर लोगों के चेंज हो रहे हैं। इंडिया में देखा जाए बीटीएस का कितनी फैन फॉलोइंग यहाँ पर बढ़ती जा रही है, एंड वही फैन फॉलोइंग यहाँ पर बढ़ रही है। पूरे कोरियन वेव को यहाँ पर हल्यू यहाँ पर कहा जाता है। एक टर्म यहाँ पर रखी गई है कोरियन वेव की, हल्यू, है ना, विच वॉज ट्रीटेड एज अ सीरियस स्टेट सपोर्टेड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रही है। तो अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया ने, आप जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उनमें जो चिप्स यूज हो रही हैं उन चिप्स में तो अपनी प्रेजेंस रखी ही रखी है ना, बट साथ के साथ आप उन डिवाइसेस पर क्या स्ट्रीम कर रहे हो, क्या खेल रहे हो, क्या किस तरीके से उन डिवाइसेस को यूज कर रहे हो, वो भी यहाँ पर साउथ कोरिया ही अपना कंटेंट दिखा रहा है। एंड अगर देखे जाए इसी प्रकार के जो हाल्यू एक्सपोर्ट्स हैं, क्लोज टू $10 बिलियन का यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं ईयरली बेसिस पर। Now that is the number जो कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट तरीके से एक मेजर इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है कि कैसे एक देश टेंजिबल गुड्स के बियॉन्ड यहाँ पर ऐसी सर्विसेज और ऐसे एक्सपीरियंसेस को भी एक्सपोर्ट करके यहाँ पर अपनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस क्रिएट करके बैठा है। हालांकि सारी बातें अच्छी हैं, अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है, एंड इस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया कि जहाँ पर 1990 में एज कम्पेयर टू जापान, जो कि जिन्होंने इनको कॉलोनाइज भी यहाँ पर किया था, उससे बहुत
कम इनकी परफॉर्मेंस थी। और आज देखी जाए 2025 में कहाँ इनका पर कैपिटा इनकम इन्हें क्रॉस कर चुका है। इंडिया के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया के केस में कोई बहुत मेजर चेंज यहाँ पर नहीं आया पर कैपिटा इनकम में, बट डेफिनेटली दिस नेशन हैज बीन एबल टू इंप्रूव इट्स पर कैपिटा इनकम। एंड अगेन व्हेन वी कंपेयर विद द नॉर्थ कोरिया ऑल्सो, तो उस केस में भी एक मेजर चेंज यहाँ पर देखने को मिला कि जहां आपके एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सभी का इंपैक्ट पड़ा, बिल्कुल डिप वहां पर आया, बट उसके बाद खुद को वहां पर उन्होंने रिवाइव भी किया, राइट। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर इस पर्टिकुलर देश द्वारा एक वेरी इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल सजेस्ट किया जाता है कि एक्सपोर्ट लेड स्ट्रेटेजी के थ्रू देश अपने आप को एक पोजीशन से, जहां पर वो 100 साल पहले शायद एग्जिस्ट भी ना करते, आज वो दुनिया भर की इकोनॉमी में बहुत एक फंडामेंटल रोल यहां पर प्ले कर रहे हैं। बट आज का जो हाई इनकम पावर हाउस है वो कल का थ्रेट भी यहां पर बन सकता है कि नाउ क्लासिफाइड अमंग द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इनका कंट्रीब्यूशन है, एक डोमिनेशन है, राइट, चाहे हमारी ओएलईडी डिस्प्ले से लेकर बैटरीज तक क्यों ना हो। बट पॉइंट क्या है कि स्टोरी जो है आपकी वो आपकी इट इज नॉट फ्रोजन इन टाइम, है ना, पत्थर की लकीर नहीं कि ऐसे ही रहेगा हमेशा के हमेशा। अभी भी थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स क्या है? एजिंग पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है, फर्टिलिटी रेट बहुत कम यहाँ पर हो चुका है, इनइक्वालिटी के कंसर्न्स हैं, यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न है, हाउस होल्ड डेट के लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ पावर अमंग द कॉन्ग्लोमरेट्स जो यहाँ पर है, जो चायबोल का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर बढ़ चुका है। एंड एक स्ट्रेटेजिक स्क्वीज भी यहाँ पर आ गया है इस देश के लिए कि जहाँ पर वो यूएस के साथ भी अपने आप को एसोसिएट करना चाहता है और वहीं जो उनके इकोनॉमिक टाइज हैं चाइना के साथ, उन दोनों के बीच में यहाँ पर फंस चुका है। तो हालांकि इनके लिए भी कंसर्न्स हैं, इनके लिए भी अपने कुछ थ्रेट्स हैं जिनको डेफिनेटली इस देश को भी यहाँ पर एड्रेस करना है। बट व्हाट अबाउट इंडिया? तो इंडिया के साथ अगर इनके रिलेशनशिप देखे जाए, 2017 के फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप यहाँ पर शुरू हो गए, 2009 में सिपा एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ, 2015 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का टैग भी यहाँ पर दिया गया। मेजर कंपनीज की अगर हम बात करें, सैमसंग, ह्यूंडई, सभी की प्रेजेंस, या एलजी हो, सभी की प्रेजेंस यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलती है, राइट। एंड जहां उन्होंने वॉर को भी रिजॉल्व किया था इनके लिए, और उसके बाद से मेजर इकोनॉमिक रिलेशंस भी यहां पर देखने को मिले हैं। बट इनकी स्ट्रेटेजिक प्लेबुक को देखा जाए तो उस केस में एक डायरेक्शनल कंसिस्टेंसी है। डायरेक्शनल कंसिस्टेंसी क्या कि भैया सरकार जैसे मर्जी चेंज हो, आप उसे ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी पर लेकर जा रहे हो, बट आपका जो इकोनॉमिक मॉडल है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। एक स्मार्ट स्टेट के तरीके से यहां पर काम किया गया, पर्टिकुलर गोल सेट किए गए हैं, उन गोल्स के अराउंड अपने फाइनेंसेस को अलाइन किया गया है, अपनी पॉलिसीज को अलाइन किया गया, अपने बिजनेसेस को डिसिप्लिन किया गया है, और तब जाके मेजर ग्रोथ यहां पर आई है। एंड एक्सपोर्ट्स को एज एन अल्टीमेट एग्जाम देखा गया कि भैया एक्सपोर्ट करना है यहां पर, है ना, वो सबसे बड़ा हमारा जजमेंटल फैक्टर है। अगर वो नहीं किया तो हम किस प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ की यहां पर बात कर रहे हैं। तो वही पॉइंट इंडिया भी फॉलो कर सकता है कि आर&डी के ऊपर फोकस करे रेदर देन द चीप लेबर, है ना, कि हम भी अपने अभी लेबर की कॉस्ट कम है, उसके लिए कब तक हम उसको पिवट करते रहेंगे। नाउ इज द टाइम जब हम अपने आर&डी के ऊपर फोकस करें, जो हमारे चैंपियंस हैं उनको उस प्रकार का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, उनको उस प्रकार की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज रखी जाए ताकि वो कल को डोमेस्टिक इकोनॉमी में तो परफॉर्म करें ही करें, वो तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, अब उनका समय है इंटरनेशनल इकोनॉमी में भी परफॉर्म करने का। एंड जब भी क्राइसिस आए तो उस समय पर, क्राइसिस के समय पर अपनी इकोनॉमी को, मतलब एक तरीके से क्या कहा जा रहा है कि आप अपने आप को पैचअप करिए और फिर अपने आप को रिवाइव कीजिए। अब समय नहीं है कि आप अपने आप को बहुत समय तक एक मेजर वेव ऑफ ग्रोथ का वेट करेंगे, अच्छा भैया एक साइकिल का ग्रोथ आएगी फिर जाके हम अपने आप को रिवाइव करेंगे। नहीं, आपको जैसे क्राइसिस आ रहे हैं तो वैसे अपने रिफॉर्म्स भी लेकर आने हैं। जैसे अगर हम यहां पर बात करें, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इस देश में यहां पर देखने को मिले थे, जो कि हमें ग्राफ के थ्रू भी यहां पर देखने को मिलता है, जब यहां पर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं, जब इन क्राइसिस के समय पर भी उन्होंने क्या कहा कि भैया इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स जो इकट्ठे हो चुके हैं, इनका एक कंसर्न है कि इनकी ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है, तो उन्होंने उस प्रकार के रिफॉर्म्स लेकर आए ताकि इनकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए। सो दैट इज द पॉइंट कि जब क्राइसिस आते हैं तो वैसे उस समय पर आपको अपने नए रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करने हैं, शॉक को यूज करना है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वहां पर लाए जा सकें। तो ये एक की लर्निंग है जो कि इंडिया भी यहां पर यूज कर सकता है, राइट। तो डेफिनेटली जापान ने शायद सोचा भी नहीं होगा उस तरीके से कि कहाँ एक देश जिसको हम यहाँ पर कॉलोनाइज कर रहे हैं, आज वही देश हमसे आगे निकलता हुआ देखने को मिला। और जापान का खुद अगर इकोनॉमिक मॉडल देखा जाए तो एक कोलैप्स वाली स्टेज पे वहाँ पर जा रहा है, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली की केस स्टडीज में। एक नई सीरीज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं एंड आई होप आपको ये सारा कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी आपका फीडबैक है, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।